अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। सो टुडे आई एम हेयर विद एन लेक्चर वीडियो। So today we are going to discuss about post-colonial literature. First of all, we will discuss the term post-colonial, then post-colonial literature, about post-colonial writers and the features and purposes, and many more. So stay tuned till the end of the video. So we will start with the term post-colonial, which refers to any period after a group of people or an entire country is decolonized. What is decolonization? For example, in subcontinent, when British came and colonized us, they exploited our rights, our values, and they forced their language, their cultures, and their customs over us. So the term decolonized means a previous conquering force that had for a period of time exerted power and control over a group of people has left or been defeated. For example, Britishers left the subcontinent and we've been decolonized after that. The next is post-colonial literature definition. Post-colonial literature refers to short stories, poems, novels, essays, plays, and more that is created by people who were formerly colonized. For example, जो पहले colonized थे वो जब आज़ाद हुए और जब उनको फ्रीडम मिली तो जो लिटरेचर उन्होंने लिखा, जो आर्ट उन्होंने क्रिएट किया, उसको कहते हैं हम पोस्ट colonial लिटरेचर. द टर्म इज़ समवट कंटेंशियस. Considering the beginning and end of colonial period can be hard to pinpoint. कहाँ कब स्टार्ट हुआ कॉलोनियलिज्म, कब एंड हुआ, वो एग्जैक्टनेस तो हमारे पास नहीं आती इस लिटरेचर में, लेकिन उसके आफ्टर इफेक्ट्स, आफ्टर शॉक्स जो है पहले थे, जो कॉलोनियलिज्म के दरमियान थे और जो उसके बाद थे, उन सब को किसी न किसी तरह राइटर्स ने जो मॉडिफाई किए, उनको राइट किए, वो सब इस लिटरेचर में आता है. राइटर एंगेज्ड विद थीम्स ऑफ रेसिज्म, changes that they hope to see in the future, identity, freedom, and more. In many examples of colonial literature, writers attempt to elevate their own and other marginalized voices that may have been oppressed by the colonizing force. जितनी भी आइडेंटिटी क्राइसिस थे, जितनी भी हमारी फ्रीडम को एक्सप्लॉइट किया गया था और जितना भी हमें ऑप्रेस करने की कोशिश की गई थी, उन सब की अक्कासी, उन सब की वॉइस को मंजर आम पे कौन लेके आए थे? पोस्ट कॉलोनियल राइटर्स लेके आए थे. और किसकी वजह से लेके आए थे? पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर की वजह से लेकर आए थे. ठीक है. सो द मेन एग्जाम्पल एंड द main asset in this is Edward Said Orientalism is considered as pivotal in the shaping of post-colonial studies. In Orientalism, Said argued for seeing a direct correlation between the knowledge that Oriental scholars produced and how these were redeployed in the constitution of colonial rule. इस टॉपिक पे भी मैं एक वीडियो अपलोड करूँगी ओरिएंटलिज्म पे. ये एक बड़ा वास्ट टॉपिक है, बट बेसिकली इसमें एडवर्ड ने ये जो डिफरेंस है ना, ब्रिटिशर्स ने जिस तरह हमें पोर्ट्रे किया है कॉलोनाइज्ड पीपल को, ठीक है, उसका जो एक डिफरेंस है ना, उसने कहा ये सैवेजेस थे, ये इलिटरेट पीपल थे, ये अनसिविलाइज थे, ये ब्रूटल थे, ये टेररिस्ट थे. ठीक है. और हमने इनको सिविलाइज करने की कोशिश की और फिर भी ये लोग जो है ना वो हम ब्रिटिशर्स को बुरा कहते हैं. सो ये जो कॉन्ट्रास्ट है ना उनके पोर्ट्रेल में और हमारे पोर्ट्रेल के बारे में, उसके बारे में एडवर्ड की ये सारी बुक है. ठीक है. फिर हमारे पास हैं पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर के थीम्स. लिटरेचर में हम पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर में क्या क्या चीज़ पढ़ते हैं? रेसिज्म में ब्लैक्स एंड वाइट्स की सारी डिटेल पढ़ेंगे हम. ठीक है. फ्रीडम और इंडिपेंडेंस में ये है कि जो सारे इंडिपेंडेंस को ख़त्म किया गया था और जितने भी कॉलोनाइज्ड पीपल थे ना उनको अपने ऊपर डिपेंडेंट कर लिया गया था हर चीज़ के लिए, जॉब्स के लिए और फूड के लिए, हर चीज़ के लिए, लाइक उनकी आइडेंटिटी के लिए भी. ठीक है. इसके बाद द फ्यूचर, जो पोस्ट कॉलोनियल राइटर्स हैं वो फ्यूचर को किस तरह देखते हैं, लाइक वो देख चुके हैं कॉलोनियलिज्म और उसके इफेक्ट्स, उसके बाद वो पोस्ट कॉलोनियल एरा में रह रहे हैं और उसके बाद में लिख रहे हैं, तो वो फ्यूचर को भी डिपिक्ट कर रहे थे उसके अंदर. फिर ट्रांसफॉर्मेशन, एक एरा से दूसरे एरा तक की ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि स्लेवरी से फ्रीडम तक की ट्रांसफॉर्मेशन. फिर कॉलोनियलिज्म, इसमें सारी उसकी मूवमेंट आएगी. फिर ऑपरेशन के बारे में लिखा इन्होंने कि किस तरह जुल्म हुआ, किस तरह एक्सप्लॉयटेशन हुई, किस तरह हमारे हकूक़ हमसे छीने गए. ठीक है. फिर नेशनलिज्म, जब कोई पावरफुल
पीपल का जो एक ग्रोह है ना, वो दूसरों पर हुकूमत करता है। तो सबसे पहले क्या चीज़ उसकी छीनता है? आइडेंटिटी छीनता है, उनकी ये नेशनैलिटी छीनने की कोशिश करता है, ठीक है। उस चीज़ को वो लोग जब हमसे छीनते हैं ना, तो जो पैट्रियटिज़्म है ना हमारे अंदर, वो चीज़ ट्रिगर होती है, ठीक है। तो इसी तरह जो पोस्ट कॉलोनियल राइटर्स थे ना, उनके अंदर पैट्रियटिज़्म बहुत ज़्यादा थी, मतलब नेशनलिज्म बहुत ज़्यादा है। तो ये थीम हमें बहुत देखने को मिलेगा। फिर एक आइडेंटिटी क्राइसिस, आपकी लैंग्वेज आपकी नहीं है, आपकी ये कस्टम्स आपके नहीं है, पर कल्चर आपका नहीं है, वो सब चीज़ें आप पर फोर्स की जा रही हैं। तो एक आइडेंटिटी क्राइसिस आ जाते हैं, जिसके बारे में हमें पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर में बहुत सारा पढ़ने को मिलता है, ठीक है। द टर्म इज एज मच अबाउट कंडीशंस अंडर imperialism and colonialism proper as about conditions coming after the historical end of colonialism. A growing concern among post-colonial critics has been with racial minorities in the West, embracing Native and African American. अब अफ्रीकन अमेरिकन को भी बहुत ज़्यादा इन्होंने एक्सप्लॉइट किया था, उनके ऊपर भी ने जो थी ना वो colonialism का अफेक्ट बहुत देर तक रहा था। इन द US, British Asians and African Caribbeans in the UK and Aborigines in the Australia and Canada, among others. एग्जाम्पल्स ऑफ पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर्स, द मेन एग्जाम्पल यहाँ पर हम कोट कर रहे हैं चिनुआ एचेबे की थिंग्स फॉल अपार्ट. Achebe's famous Things Fall Apart is a 1958 post-colonial novel that depicts life in Nigeria prior to the invasion of Europeans. It was the first African novel to receive global attention and has since become a staple of schools and universities around the world. अब उसकी कोट है, द वाइट मैन इज़ वेरी क्लेवर, ही केम क्वाइटली एंड पीसबली विद हिज रिलीजन. अब वाइट मैन जो है वो है बहुत चलाक, बट वो किस तरह आया? अपने रिलीजन के साथ बड़े पीस के साथ आया. वी वर अम्यूज एट हिज फुलिशनेस एंड अलाउड हिम टू स्टे. हम जो थे वो बड़े अम्यूज हो गए उसकी ज़ाहरी चीज़ों से, और हमने उसको रहने की इजाज़त दे दी. नाउ ही हैज़ वॉन आर ब्रदर्स एंड आर क्लैन कैन नो लॉन्गर एक्ट लाइक वन. फिर उसने हमें आकर ना वो फूट डलवा दी, हमारा वो सारा भाईचारा उसने ख़त्म कर दिया. ही हैज़ पुट अ नाइफ ऑन द थिंग्स दैट हेल्ड अस टुगेदर एंड वी हैव फॉलन अपार्ट. अब उसने आगे क्या किया? भाई भाई को लड़ा दिया. मतलब उसने जिस तरह इंडिया पाकिस्तान था ना, इनके अंदर अगर कोई ब्रदरहुड थी भी, तो उसने आकर रिलीजन को बेस बनाकर इनकी लड़ाइयाँ करवा दी. और जो चीज़ उनको बहुत प्यारी थी, दैट हेल्ड अस टुगेदर, उस पर ही उन्होंने जो थी ना वो छुरा रखा, उसको ही उन्होंने सेक्रीफाइस किया, ठीक है. उसकी वजह से फूट डल गई और हर बंदा जो है ना वो अपनी अपनी एक 1.5 ईंट की मस्जिद बना के बैठ गया. Achebe's novel focuses on a Konkowo, an Igbo man. It begins with a section focusing on his life, family and culture. Then, and the second and third section of the novel, the author introduced European colonialism and Christianity. This novel was followed by No Longer at Ease in 1960. So this is a very important example, ठीक है, पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर की. अगर आपने इसकी डिटेल पढ़नी हो तो आप उसको फर्दर रीड करेंगे तो आपको बहुत अच्छी इसके अंदर से एग्जाम्पल्स और सारे थीम्स वगैरह मिल जाएंगे, ठीक है. अब हम देखते हैं फीचर्स ऑफ पोस्ट कॉलोनियल पोइट या राइटर, कुछ भी, ठीक है. पोस्ट कॉलोनियल राइटर्स आर रियली इंटरेस्टेड इन नेशनहुड एंड नेशनलिज्म. जैसा कि आपको मैंने पहले बताया था कि हमारा जो फिर मुल्क होता है ना, उसके लिए हमारे अंदर प्यार बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है, जब हमसे वो चीज़ छीनने का खौफ हमारे दिल में आ जाता है. अ लॉट ऑफ दीज राइटर्स आर वेरी पेट्रियोटिक. अपने नेशन के बारे में लिखा, अपने ट्रेडिशन और अपने कल्चर्स फिर बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल लगने लग जाते हैं. दे राइट बुक्स ऑन बिहाफ ऑफ देयर नेशन. अपने नेशन के बारे में बुक लिखी, उन्होंने अपने लोगों के बारे में बुक्स लिखी. Their work is often nationalist because post-colonial writers like to highlight and valorize their nation's cultural, political and social identity. ठीक है, जैसे हमको पहले बताया था कि आइडेंटिटी किसी भी तरह से हो, कल्चरली, पॉलिटिकली या सोशली, आइडेंटिटी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है टू सर्वाइव एलिगेंटली, ठीक है. तो इसलिए उस चीज़ को हाईलाइट किया था किसने? पोस्ट कॉलोनियल राइटर्स ने. पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर कम्स फ्रॉम ब्रिटेन फॉर्मर कॉलोनीज इन द कैरिबियन, अफ्रीका एंड इंडिया. अब इंडिया जो है वो सब कॉन्टिनेंट है, ठीक है. मैनी पोस्ट कॉलोनियल राइटर्स राइट इन इंग्लिश एंड फोकस ऑन कॉमन थीम्स सच एज द स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, इमिग्रेशन, नेशनल आइडेंटिटी, एलिगेंस एंड चाइल्डहुड, ठीक है. जिन लोगों ने चाइल्डहुड में ये सारा कॉलोनिज्म वाला एरा देखा था, उनके लिए वो बहुत ट्रामेटाइजिंग था, उन्होंने उस बारे में भी लिखा, ठीक है, वो सारी स्ट्रगल्स के बारे में. फिर है हमारे पास वाइज पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर इंपॉर्टेंट. तो इंपॉर्टेंट क्यों है जी? पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर इज इनक्रेडिबली इंपॉर्टेंट अराउंड द वर्ल्ड. बाय रीडिंग एंड एनालाइजिंग दीज लिटरेरी वर्क्स, वेदर दे बी पोएम्स और नॉवेल्स, readers are provided with valuable insight into the lives, customs and struggles of various marginalized communities worldwide. ठीक है, जितनी भी marginalized communities थी worldwide,
उनके बारे में, उनकी ज़िंदगियों के बारे में, उनके स्ट्रगल्स, कस्टम्स और लाइफ्स के बारे में जानने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दीज नॉवेल्स हाईलाइट्स पर्सपेक्टिव्स। अब ये सारे पर्सपेक्टिव बताए जाते हैं, चाहे वो कॉलोनाइजर्स के हवाले से हो या कॉलोनाइज्ड के हवाले से हो, ठीक है। दैट हेल्प रीडर अंडरस्टैंड द इन्फ्लुएंस ऑफ कॉलोनाइज्म वर्ल्ड वाइड। ये सिर्फ सब कॉन्टिनेंट में नहीं थे ना, इस तरह के ब्रिटिशर्स अब चले गए हैं, ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ से, लेकिन कितना ज़्यादा उनका अफेक्ट है हमारे ऊपर, हमारी हर चीज़ के ऊपर, लैंग्वेज, कल्चर्स, कस्टम्स, सोशली, इकोनॉमिकली, हर हवाले से, ठीक है। अभी तक जो है वो हमारे ऊपर पावर किसकी चल रही है, ब्रिटिशर्स की ही चल रही है। तो वो जो अफेक्ट और जो इन्फ्लुएंस है ना, वो किस तरह से हमें पता लगता है, वो सारा ये लिटरेचर पढ़ने से पता लगता है, ठीक है। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर। अब फीचर्स में हमारे पास आ जाते हैं थीम्स, ठीक है। पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर स्पीक्स ऑन थीम्स ऑफ colonialism, nationalism, cultural identity, family, the future and the past and more. Post colonial writers often utilize the language of their colonizers effort to speak plainly and clearly about the fact that colonialism has had on their country and culture. Post-colonial literature often addresses the problems and consequences of the decolonization of a country, especially questions relating to political and cultural independence of formerly subjugated people and themes such as racism and colonialism. अब ये सब लोग तो चले गए हैं, ठीक है, कॉलोनाइजर तो चले गए, लेकिन क्या कॉलोनाइज्ड लोग कभी उस ट्रामा से बाहर निकल सके, ठीक है। उनके ऊपर कौन से कॉन्सिक्वेंसेज आए हैं उनके पॉलिटिकल और कल्चर इंडिपेंडेंस पे, वो सब चीज़ें जो है वो इस पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर में पढ़ी जाती हैं। और जो राइटर्स हैं उन्होंने उन चीज़ों पर एम्फसाइज किया है, और उन्होंने उन्हीं की लैंग्वेज यूज़ करके, लाइक इंग्लिश लैंग्वेज को ही बेसिकली यूज़ किया गया है पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर में। क्यों? ताकि जो वो लोग भी हैं ना, जो कॉलोनाइजर्स भी हैं, वो लोग भी समझ सकें कि हमारे ऊपर क्या गुजरी और हम लोगों ने क्या चीज़ फेस की, ठीक है। ये सब चीज़ें, और उसके बाद जो पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर है उसके अंदर जो टर्म्स है ना, अगर आप पाकिस्तानी लिटरेचर या इंडियन लिटरेचर पढ़ेंगे वो हैं तो इंग्लिश में, बट उनके अंदर जो टर्म्स है ना वो बहुत ज़्यादा उर्दू की टर्म्स है, ठीक है। लाइक उन्होंने दादा दादी को ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर नहीं लिखा है, वो दादा दादी ही लिखा है। लाइक फुप्पोज के लिए और ताया और चचास के लिए उन्होंने नए वर्ड्स नहीं लिखे इंग्लिश के। ये इस बात का जो है ना वो सबूत है, ये बताने के लिए कि अब इतने हम इंडिपेंडेंट हैं कि हम अपना लिटरेचर बना सकें बगैर आपको फुली कॉपी किए, ठीक है। मतलब हम अपने आप से भी अंदर वर्ड जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। उनकी लैंग्वेज को बेसिकली एक तरह से हमने एक्सप्लॉइट ही किया, एक तरह से उसको क्या कह सकते हैं, हमने पोल्यूटेड ही किया है अपनी लैंग्वेज से, जिस तरह कि उन्होंने अपनी लैंग्वेज से हमारी लैंग्वेज को किया था। तो दिस इज़ काइंड ऑफ मिमिक्री, दिस इज़ अ काइंड ऑफ हाइब्रिडेशन, ठीक है। तो ये हाइब्रिडिटी है जिसका कंसेप्ट जो है वो होमी के बाबा ने दिया था, उस पर मैं फर्दर वीडियो बनाऊंगी। इस वीडियो में फिर अगर बताना शुरू हुई तो वो बहुत डिटेल्ड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम वीडियो के एंड की तरफ जा रहे हैं, थोड़ा रह गया पर्पज़ और एग्जाम्पल रहेगी हमारे पास। What is the purpose of post-colonial literature? Post-colonial literature discusses the influence of colonialism and decolonization of countries and communities. अब सिर्फ countries को ही colonize नहीं किया जाता, सिर्फ कुछ communities को भी किया जाता है, areas को भी किया जाता है और towns को भी किया जाता है, ठीक है। सो उसी बिना पर उनका जो influence है, चाहे वो colonialism का हो, चाहे वो decolonization का हो, चाहे वो किसी भी चीज़ का हो, ठीक है, तो वो हम पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर में उसका इन्फ्लुएंस को डिस्कस करते हैं, हम उस पर डिबेट करते हैं, आर्ग्यूमेंट करते हैं, उसको पढ़ते हैं, ठीक है। दिस उन चीज़ों को फील करते हैं। These novels, poems, short stories and more focus on large communities or on singular personal narrative. अब ये जो पर्सनल नरेटिव हैं राइटर्स के, ठीक है, कि वो क्या सोचते हैं इस बारे में, उसको हम देखते हैं कि हम उस राइटर के पर्सपेक्टिव से एग्री करते हैं, नहीं एग्री करते हैं, हम किन पॉइंट्स पे उसको डिनाई कर रहे हैं, किन पॉइंट्स पे हम उसको जो है ना उसको एग्री कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद है एग्जाम्पल्स ऑफ पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर में हम कुछ एग्जाम्पल्स जो है मैं यहाँ कोट कर रही हूँ। ये आप लोग जो है अगर आपने फर्दर इस चीज़ के बारे में पढ़ना होगा लिटरेचर के बारे में, तो आप इन बुक्स को, इन वर्क्स को पढ़ के इसको अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। सम पोस्ट कॉलोनियल स्टोरीज इंक्लूड थिंग्स फॉल अपार्ट बाय चिनुआ अचेबे, 100 Years of Solitude by Gabriel Garcia Marquez, Beloved by Toni Morrison, Season of Migration to the North by Tayyip Saleh, and Waiting for the Barbarians by J.M. क्वार्टजी। अब आप ये अगर सीजन ऑफ माइग्रेशन द नॉर्थ पढ़ेंगे ना तैयब साले का, तो आप उसकी लैंग्वेज को इन बाकी लैंग्वेजेस से बहुत डिफरेंट देखेंगे, क्योंकि उसने यहाँ पर हमारी लैंग्वेज को उस लैंग्वेज में मर्ज किया होगा, ठीक है। इसी तरह आप पाकिस्तानी लिटरेचर की कोई भी किसी भी को पढ़ते हैं, कामिला शमसी को पढ़ते हैं, चाहे आप या किसी को भी पढ़ते हैं, तो आप उसके अंदर देखेंगे कि उन्होंने बहुत से टर्म्स और फ्रेजेस उर्दू के और सब कॉन्टिनेंट के हिंदी के उठाकर इंग्लिश में ऐड किए हुए हैं और उसी तरह मर्ज किया, उनको बिल्कुल भी चेंज नहीं किया। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर। आई होप कि आपको इसकी जो है ना वो अच्छी से अंडरस्टैंडिंग होगी। अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं या आप
किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर के। सिर्फ ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन था, ठीक है। अब एक ओरिएंटलिज्म पे और होमी के बाबा पे मैं एक जो है ना वो भी ब्रीफ लेक्चर बना दूंगी, ताकि आपको इस रिलेटेड जो है ना फर्दर डिटेल्स मिल जाए, ठीक है। सो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा।